हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है और साथ ही साथ इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, मीन्स इसको डिराइव कैसे करते हैं, उसको भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 9th नंबर लेक्चर है। अगर आपने पिछले कुछ लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और किसी भी क्लोज्ड सर्फेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं और गॉस लॉ क्या होता है, उनके लिमिटेशंस क्या होते हैं, अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ तो सबसे पहले हमारे चैनल पर विजिट करके उन लेक्चर्स को देखिए। उसके बाद अगर ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छा नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ का स्टेटमेंट और इसको कैसे डिराइव करते हैं, मीन्स इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख दिया हुआ है आपका कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ, बोला गया है कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट दीजिए और इसको प्रूव कीजिए। अगर केवल स्टेटमेंट पूछेगा तो आप केवल ही स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पूछेगा तो आप स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही लिखेंगे। हम यहाँ पे बारी बारी से स्टेटमेंट भी देखेंगे, प्रूफ भी देखेंगे। ठीक, क्या होता है तो देखते हैं कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट है क्या, देखते हैं यहाँ पे कि है क्या इसका स्टेटमेंट। ठीक, देखते हैं। गॉस लॉ स्टेट दैट द net electric flux passing through any closed surface is equal to the 1 upon में epsilon naught times of total charge enclosed by that surface, that is phi e is equal to q enclosed divided by epsilon naught। मीन्स बेसिकली यहाँ पे गॉस लॉ हमको क्या बताता है कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, वो हमको ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है और उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमने कुछ चार्ज क्यू इनक्लोज्ड किया हुआ है, तो उस पूरे क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा उस पूरे क्लोज्ड सरफेस में कितना हमने चार्ज क्यू इनक्लोज्ड किया हुआ है उसके, और इनटू में 1 अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। यही है गॉस लॉ। क्या होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अल्टीमेटली यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा पूरे क्लोज्ड सरफेस पे, वो पूरे क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि पूरे क्लोज्ड सरफेस में हमने चार्ज कितना प्लेस किया हुआ है, चार्ज कितना इंक्लोज किया हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, मतलब अगर हमने चार्ज ज़्यादा प्लेस किया हुआ है पूरे क्लोज्ड सरफेस में तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उस क्लोज्ड सरफेस से, अगर कम इंक्लोज्ड किया हुआ है तो उस क्लोज्ड सरफेस से कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। कैसे होगा हम देखते हैं, अभी आपको यहाँ पे बताते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हम जैसे कि हमको बताया कि गॉस लॉ जो वैलिड होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड होता है, तो हमने यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर किया हुआ है जो कि एक स्फीयर है। इसको सर्कल समझने की भूल मत करिएगा, एक स्फीयर है, एक 3D सरफेस है, क्योंकि गॉस लॉ जो होता है 3D ऑब्जेक्ट है, 3D सरफेस क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड होता है। और स्फीयर है और सर्कल जो होता है वो एक 2D ऑब्जेक्ट है, उसके लिए गॉस लॉ वैलिड नहीं होता है, गॉस लॉ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया हुआ है, एक स्फीयर कंसीडर किया हुआ है जो कि क्लोज्ड सरफेस है, और इसके सेंटर पे हमने क्या किया हुआ है, एक चार्ज क्यू प्लेस कर दिया हुआ है। क्या किया है, इसके सेंटर पर हमने एक चार्ज क्यू प्लेस कर दिया है। तो फिर इस क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वही हमको बताता है गॉस लॉ। ठीक, तो देखते हैं कितना पास होगा। अब यहाँ पे हमने जब ये हमने क्या किया, क्लोज्ड सरफेस कंसीडर किया और इसके सेंटर पर हमने चार्ज क्यू प्लेस किया। अब चार्ज है तो चार्ज क्या करता है, हमने आपको बताया हुआ है, चार्ज जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। ये क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, ये क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इस चारों तरफ, तो मतलब कि इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास होगा। अब वो कितना पास होगा वही हमको बताता है गॉस लॉ। वो गॉस लॉ क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे क्लोज्ड सरफेस से पास होगा वो इक्वल होगा कि पूरे क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज हमने इंक्लोज किया हुआ है उसके, और इंटू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट के
इक्वल होगा। यही है गॉस लॉ, यही हमको बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ था। ठीक, अब सेकंड केस ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्यू के प्लेस पर क्यू चार्ज ना लेकर हमने यहाँ पे 5Q ले लिया, 5Q क्या 5Q ले लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, फाई इज इक्वल टू 5Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पास होगा। ठीक, क्या होगा 5Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने मान लीजिए यहाँ पे 5Q ना रख करके यहाँ पे हमने 10Q रख दिया, तो यहाँ पे कितना पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 10Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पास होगा। ठीक, अल्टीमेटली यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितना हम चार्ज प्लेस करेंगे उसी पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स अगर हमने चार्ज Q इंक्लोज किया हुआ है तो Q अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा, 5Q किया तो 5Q अपान एप्सिलॉन नॉट, 10Q किया तो 10Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मीन्स जितना चार्ज प्लेस किया हुआ है उसके और इंटू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट पर एप्सिलॉन नॉट मतलब इसका हम मल्टीपल कर देंगे एप्सिलॉन नॉट का, तो हमको पूरे क्लोज्ड सरफेस से मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, मतलब जितना चार्ज प्लेस किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, आपको एक हम और एक दो केस और बताते हैं, फिर उसके बाद अभी हम डिराइव करेंगे अपना गॉस लॉ। एक केस जो कि इंपॉर्टेंट केस है, इसको यहाँ पे बता देते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये इस केस में मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी चार्ज प्लेस नहीं किया। जब कोई भी चार्ज नहीं प्लेस किया तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होगी ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस क्लोज सर्फेस के अंदर से वो जीरो हो जाएगा, फाई जीरो हो जाएगा। ठीक, तो अब फिर एक और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में मान लीजिए हमने क्या किया, चार्ज को इसके अंदर ना प्लेस करके इसके बाहर प्लेस कर दिया। क्या 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 किया, इसके बाहर प्लेस कर दिया। अब जब इस चार्ज को बाहर प्लेस कर दिया तो इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वो भी जीरो ही होगा। क्या होगा, वो भी जीरो ही होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो चार्ज होना चाहिए वो मस्ट बी इनक्लोज्ड होना चाहिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्लेस किया हुआ होना चाहिए, तभी वहाँ पे गॉस लॉ वैलिड है। अदरवाइज क्लोज्ड सरफेस से एक भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पास होगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। अब हम देखते हैं गॉस लॉ को हम कैसे प्रूव करेंगे, उसको देखते हैं। ठीक, कि गॉस लॉ को हम कैसे डिराइव करेंगे, क्या कुछ प्रोसीजर है गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए, उसको हम देखेंगे। हमने आपको बताया हुआ है कि जो गॉस लॉ वैलिड होता है वो किसके लिए वैलिड होता है, वो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड होता है। ठीक, किसके लिए, एक क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड होता है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्लोज्ड सरफेस पहले कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, इस गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए हम एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करेंगे, जैसा कि इस फिगर में हमने दिखाया हुआ है। क्लोज्ड सरफेस इस फिगर हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। फिर क्या किया हुआ है, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस के सेंटर पर हमने प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। कहाँ पे, इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। और इस जो इसका रेडियस है पूरे क्लोज्ड स्फीयर का, इसका मतलब स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर कंसीडर किया हुआ हमने। कितना कंसीडर किया हुआ है, स्मॉल आर। अब यहाँ पे चार्ज प्लेस है तो जाहिर सी बात है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, पूरे क्लोज्ड सरफेस से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। ठीक, क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है, वो क्या है कि यहाँ पे हमने क्यों चार्ज को केवल सेंटर पे ही प्लेस किया हुआ है, अगल बगल इधर उधर क्यों नहीं प्लेस किया हुआ है। क्योंकि इसलिए हमने अगल बगल नहीं प्लेस किया हुआ है क्योंकि गॉस लॉ के लिमिटेशंस में हमने देखा हुआ है, जो गॉस लॉ वैलिड होता है मतलब जो हम गॉस लॉ का अधिक यूज करते हैं वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हम यहाँ सेंटर पर प्लेस करेंगे तभी ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सरफेस पर, पूरे क्लोज्ड सरफेस से जो पास होगा सिमेट्रिकली पास होगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी पूरे क्लोज्ड सरफेस से वो सिमेट्रिकली पास होंगी। अदरवाइज अगर इधर उधर प्लेस कर देंगे, अगर मतलब सेंटर पे ना प्लेस करके यहाँ कहीं भी प्लेस करेंगे तो सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। तो उस केस में गॉस लॉ उतना यूजफुल नहीं होगा क्योंकि उस टाइम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आ जाएंगी, तो तब उस टाइम गॉस लॉ अधिक यूजफुल नहीं होगा। क्योंकि हमको पता है गॉस लॉ के लिमिटेशन से जो गॉस लॉ वैलिड होता है वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करनी चाहिए पूरे सरफेस से वो कैसी होनी चाहिए, वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, मतलब चारों तरफ से सेम होनी चाहिए। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे सेंटर पर प्लेस किए हुए हैं यहाँ पे चार्ज। ठीक,
अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने क्लोज सरफेस कंसीडर कर लिया, उसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, फिर अब उसके बाद हमने इसका रेडियस आर कंसीडर कर लिया। फिर अब हमने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर में कि जब भी हमको किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे क्लोज्ड सरफेस को क्या करते हैं, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे कुछ प्रोसीजर लिखा हुआ है कि गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमने कुछ प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको आपको एग्जाम में लिख कर नहीं आना है, इसको बस आप देख कर नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको ये प्रूव करने में आसानी हो और आपको याद भी रहे आगे। ठीक, तो देखते हैं इसको प्रोसीजर क्या है, फिर इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो प्रोसीजर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, पहला क्या है, पहला क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करना है, फिर हमको जैसे कि हमने कंसीडर किया है, फिर डिवाइड द होल क्लोज्ड सरफेस इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट, पूरे क्लोज्ड सरफेस को हमको स्मॉल एरिया एलिमेंट, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना है। फिर क्या करना है, फिर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर, फिर हमको स्मॉल एरिया एलिमेंट्स वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, आउटवर्ड होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है फाइंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर, मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हम फिर फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट, फिर स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। फिर देखेंगे कि इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम ड्यू टू ऑल स्मॉल एरिया एलिमेंट, अगर पूरे स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम है तो फिर क्या करेंगे, देन वी इंटीग्रेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, मतलब एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे एंड देन, और तब हमको क्या मिलेगा, वी गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ होल क्लोज्ड सरफेस, तो हमको पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। मतलब अगर हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है तो पूरे क्लोज्ड सरफेस से पास करने के, पूरे क्लोज्ड सरफेस से कितना पास होगा उसको हम फाइंड करने के लिए और एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तब हमको पूरे क्लोज्ड सरफेस से मिल जाएगा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर जो प्रोसीजर लिखा वही किया हुआ है। तो हमने क्या किया, इस क्लोज्ड सरफेस को छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। फिर हमको क्या करना है, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमको करना है डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट। ये जो छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर हैं इनकी हमको डायरेक्शन फाइंड करनी है। क्या करनी है, इनकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द प्लेन होगी। क्यों होगी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया, जैसे कोई भी प्लेन ऑब्जेक्ट होता है उससे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वेक्टर ए होती है। क्या होती है, वेक्टर ए होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर है, स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, लेकिन इसको हम स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर डीएस लेंगे। इस छोटे सा पूरे बड़े से ऑब्जेक्ट के लिए, प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए वेक्टर ए लेते हैं, लेकिन छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर है तो इसको हम छोटा स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे, वेक्टर लेंगे। ठीक, तो इसको हम डीएस, स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर डीएस इसको बोलते हैं, इसको हम यही कंसीडर करेंगे। ठीक, ये हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, इसमें इसको हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। और ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर है यहाँ पे प्लेन का, छोटे छोटे जो प्लेन का काम करेगा, क्योंकि छोटे छोटे हम प्लेन्स लिए हुए हैं पूरे क्लोज्ड सरफेस के ऊपर। ठीक, तो हमने ये क्या करेगा, यहाँ पे प्लेन का, छोटा छोटा प्लेन का ये काम करेगा, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है। ठीक, अब स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो उसकी डायरेक्शन होगी स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर की, उसको हम जो बड़े सरफेस से जो पास होता था उसको हम एरिया वेक्टर बोलते थे, लेकिन स्मॉल एरिया जो छोटे सरफेस से स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होगा इसको स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर बोलेंगे। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द प्लेन होगी। छोटे छोटे प्लेन यहाँ पे ये जो है छोटे छोटे प्लेन का काम करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। देख रहे हैं हर जगह होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएस, वेक्टर डीएस कंसीडर करेंगे। हर एक जगह वेक्टर डीएस हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, जैसे कि इस फिगर में हमने आपको दिखाया हुआ है। ठीक, अब क्या करना है, हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन फाइंड कर ली। अब हमको क्या करना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट वेक्टर जो है उसके बीच का एंगल फाइंड करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट वेक्टर जो है उसके बीच का एंगल फाइंड करना है। एंगल कितना होगा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर है दोनों एक ही डायरेक्शन में, है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में। हर एक पॉइंट पे हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर से
इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है दोनों ही सेम है। कैसे है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रही है तो स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर भी इसी साइड है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। जब पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी हर एक पॉइंट पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगी, चाहे आप जहाँ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हमारा प्रोसीजर क्या था? इसके बाद हमने आपको बताया हुआ है कि इसके बाद हम क्या करेंगे? फाइंड एंगल फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट। अब एक स्मॉल मतलब जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है उनसे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, कितना पास होगा उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक, अब देखते हैं, फाइंड करते हैं। अब ये हमारा क्या है? जैसे कि हमको एक अभी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। जैसे कि हमको एक किसी क्लोज्ड एक प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पता है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल एरिया मतलब एक प्लेन का काम करेगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो भी क्या होगा? फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। और यहाँ पे वेक्टर ए एरिया वेक्टर होता था, यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर है तो उसको हम ds लेते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर ds लेंगे, क्योंकि एक छोटे से ऑब्जेक्ट से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा जिसको कि हम डी फाई कंसीडर करेंगे। फाई नहीं, क्या कंसीडर करेंगे? डी फाई। मतलब इस छोटे से स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा? डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds होगा। और ये एक ही स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर्स नहीं होगा, ये पूरे स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर्स होगा, चाहे जहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ 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 हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब हर एक पॉइंट से हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर की हर एक एरिया एलिमेंट से सेम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होगा वो सेम ही पास होगा। वो क्या पास होगा? डी फाई ई इज इक्वल टू वो पास होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds पास होगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया? मतलब हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो वेक्टर ds पास हो रहा है। इस डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds पास हो रहा है। तो हमारा हम कहाँ पर तक पहुँच गया? हमारा जो प्रोसीजर था कहाँ तक हो गया? हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट। फिर उसके बाद क्या था? इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम ड्यू टू ऑल स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो मतलब कि अगर हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम है तो हम उसके आगे क्या करेंगे बताते हैं अभी। तो यहाँ पे हमने देखा एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया? डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ds, और हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से सेम ही पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो सेम ही पास होगा। तो हमको अब हमने यहाँ पे देख लिया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है सेम पास हो रहा है ड्यू टू ऑल स्मॉल एरिया एलिमेंट से, यहाँ पे सेम पास हो रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे? देन वी इंटीग्रेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट एंड देन वी गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू होल क्लोज्ड सरफेस। हम यहाँ पे एक स्मॉल छोटे से एरिया एलिमेंट के कारण जो डी फाई है इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पूरे क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हमको मिल जाएगा। ठीक, तो अभी हम उसको देखते हैं, तब तक हमको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ लिख कर आना है एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ वही लिखा हुआ है। कंसीडर ए स्फीरिकल क्लोज्ड सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड ए पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर देखते हैं एट द सेंटर ऑफ स्फीयर एज सोन इन एबव फिगर। मतलब कि हमने जो पूरे फिगर में दिखाया हुआ है कि एक क्लोज्ड सरफेस जो है इसके अंदर हमने इसके सेंटर पे क्यू चार्ज प्लेस किया और जिसका रेडियस आर लिया है, इस पूरे फिगर में हमने दिखाया हुआ है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब हमने क्या किया? अब हमको क्या करना है? नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है हमने कैलकुलेट किया, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ds, जो कि हमने यहाँ पे कंसीडर करके आपको दिखाया हुआ है। और हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से सेम ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक, तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से क्या पास हो रहा है? डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ds। ठीक, अब जब सब ये एक एलिमेंट का है, ठीक, और हर एक एलिमेंट से यही सेम ही पास हो रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इसके पूरे ऑब्जेक्ट से
पास होने के लिए क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट से पास होने के लिए हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो पास हो रहा है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब उसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड करना, इंटीग्रेशन करना, ऐड करना मीन्स एक ही बात है। क्योंकि जो एक क्लोज्ड सरफेस होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से ही बना होता है। अब छोटा छोटा एरिया एलिमेंट से बना है तो एक एरिया एलिमेंट्स को हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से बना है पूरा क्लोज्ड सरफेस। अब एक एरिया एलिमेंट से कितना पास हो रहा है, अगर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरे ऑब्जेक्ट से कितना पास होगा वो हमको मिल जाएगा। मीन्स उसको हम एडिशन कर देंगे या इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन ही होता है। तो ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, पूरे सरफेस से कितना पास होगा उसको फाइंड करने के लिए इस जो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास हो रहा है उसको उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस। ये जो इसका ये सिंबल जो है ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का सिंबल है, क्योंकि हम एक क्लोज्ड सरफेस के अराउंड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक, अब हमको एक फार्मूला पता है, वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे हम यहाँ पे यही प्लेस कर देंगे, वेक्टर ई डॉट डी एस की इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर फाई इज इक्वल टू ई एक कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये इंटीग्रल हो जाएगा डी एस। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की हुई, थीटा इक्वल टू 0। हर एक पॉइंट पे हर एक जगह पे सेम ही है, आप देख सकते हैं। तो थीटा की इक्वल टू 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारी इक्वेशन फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस होगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। सिंस वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी पॉइंट पे वो कितना होता है, वो ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चार्ज है, जो किसी भी पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज के कारण इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मीन्स जो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला होता है वो होता है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको हम अभी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको हम किसी भी वीडियो में इसका डेरिवेशन भी करवा देंगे, तब तक आप इसको यहाँ पे नोट करके रखे लिए, जानते रहिए। फिर क्योंकि हमको यहाँ पे गॉस लॉ को अप्रूव करना है तो और इसकी नीड है, तो हम इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको हम इसका किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन करके दिखा देंगे। ठीक, अब ई इक्वल टू ये होता है, अब यहाँ पे ई की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सेम यहाँ पे हम ई के स्थान पर प्लेस कर देंगे और क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस लिख देंगे। और ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे क्लोज्ड सरफेस, पूरे स्फीयर का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर की क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ दैट्स प्रूव्ड। हमने गॉस लॉ को प्रूव कर दिया, यही है हमारा गॉस लॉ, यही हमको प्रूव करना था। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, वो हमने यहाँ पे गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखा। और फिर उसके बाद गॉस लॉ को हम कैसे डिराइव करते हैं, क्या कुछ प्रोसीजर है इसको डिराइव करने का, और क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है, ये हमने पूरा करके इसको हमने डिराइव किया हुआ है। ठीक, और एक पॉइंट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये आगे काम दे सकता है। मतलब ये प्रोसीजर है, आपको इसको एग्जाम में लिख कर नहीं है, नहीं केवल आपको क्या करना है, इसको बस नोट करके रखना है आपको, जिससे कि याद रहे कि क्या कुछ प्रोसीजर है। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं क्या है। ठीक, तो ठीक है, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। ठीक, तो आज को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, जिससे कि हमको आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाने में एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।